जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है और अटल पेंशन योजना को गवर्नमेंट को लाने के पीछे का कारण क्या है। दूसरी बात कि अटल पेंशन योजना कौन कौन व्यक्ति करा सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ये तीन चार क्वेश्चंस हैं। और एक और भी क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछे जाते हैं कि क्या अटल पेंशन योजना में गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रीब्यूशन है, क्या गवर्नमेंट भी कोई इसमें सहभागिता करता है। ये तमाम जो भी क्वेश्चन है इसके उत्तर हम वन बाय वन देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि अटल पेंशन योजना का प्रारूप तैयार कहाँ से हुआ था और ये कब लागू हुआ था। एक्चुअली अटल पेंशन योजना 2015-16 के बजट में पास हुआ था और 2015-16 से सारे बैंक्स और पोस्ट ऑफिस इसको कर रहे हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एक्चुअली इसमें इनरोलमेंट कराने के लिए किसी भी व्यक्ति का वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। दूसरा ये है कि उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होना चाहिए। तीसरा ये है कि उसका कोई ना कोई नॉमिनेशन होना चाहिए। अगर कोई सिंगल व्यक्ति है, जैसे कि बैंक खाता एक नॉर्मल एक अकेला व्यक्ति भी खुलवा सकता है, लेकिन अटल पेंशन योजना के लिए स्पाउस या नॉमिनी का होना ज़रूरी है। ठीक है। अब हम चलते हैं। इसका तो एलिजिबिलिटी हमने बता दिया, लेकिन अभी एक चीज़ इसमें और जानना ज़रूरी है कि अटल पेंशन योजना को गवर्नमेंट को लाने के पीछे का कारण क्या है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली भारत में जो भी एक टैक्स स्लैब होता है वो टैक्स स्लैब अलग अलग इनकम के तरफ से अलग अलग होता है। जैसे जो मैक्सिमम इनकम का टैक्स स्लैब है वो 20 लाख से ऊपर का जो भी व्यक्ति इनकम करता है पर ईयर में, तो उसको 30% का इनकम टैक्स लगता है उसके ऊपर। अब मान के चलते हैं कि एक कोई बिजनेसमैन है जिसकी जो है पर ईयर की उस साल की आय जो है 1 करोड़ रुपये है, तो 1 करोड़ रुपये में उसे कितना टैक्स देना पड़ता है इसको हम जानते हैं। एक्चुअली जो 1 करोड़ रुपये है उसमें 30% तो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है, 18% जीएसटी लगता है और 2 से 5% का टीडीएस लगता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीब करीब 50% का रकम जो है उस बिजनेसमैन को भारत सरकार को देना पड़ता है, करीब करीब लमसम 50%। अगर 1 करोड़ की आय है तो 50 लाख रुपये गवर्नमेंट को दे रहा है। अब ये गवर्नमेंट पैसे को क्या करती है, यही जो गवर्नमेंट जो भी व्यक्ति आय के अपने जो भी पेमेंट है उसका जो पैसा गवर्नमेंट को देते हैं एज ए टैक्स के रूप में, उसी पैसे को गवर्नमेंट जो है वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए, किसानों के सब्सिडी के लिए, एलपीजी सब्सिडी के लिए, जो हमारे यहाँ तमाम तरह की सब्सिडियाँ आती हैं। ठीक है। जैसे 2 रुपये किलो चावल और गेहूँ, 5 रुपये किलो गेहूँ और चावल का जो भी अपने कोटे में आता है उसके लिए, ये सारा गवर्नमेंट वहाँ पे इन पैसों का जो भी पैसे होता है वो एक्सपेंस करती है। लेकिन हालांकि ये पैसे खर्च कहाँ होना चाहिए था, ये पैसे जो है भारत के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, लोगों को इनकम के स्रोत अच्छे नहीं हैं, या जो स्रोत हैं उसके लिए लोग जो है तत्पर नहीं है कि हम अपने लिए सेविंग भी करें। ये तमाम तरह की चीज़ों को लेके गवर्नमेंट ने 2015-16 में इस स्कीम परियोजना को लागू किया था, जिसमें सबको एक छोटी सी रकम, एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन मात्र से एक सेविंग होता रहे और वो सेविंग जो है उसके बुढ़ापे में काम आए, जो कि फिक्स्ड और गारंटी सेविंग होगा। तो गवर्नमेंट को एपीवाई लाने के पीछे का जो मेरा मानना है सबसे बड़ा कारण यही था कि जो भी व्यक्ति हैं वो सारे व्यक्ति स्वावलंबी बने, अपना जो भी आय कर रहे हैं उस आय से थोड़े बहुत बचत करने की आदत डालें और वही बचत उनको बुढ़ापे में काम आए। ये रहा अपना कि इसके पीछे गवर्नमेंट को लाने के पीछे का रीज़न क्या है। इसके पहले मैंने ये भी बता दिया था कि कौन से व्यक्ति इसको इनरोलमेंट कर सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हम मान के चलते हैं कि कोई एक व्यक्ति 18 साल का है और इस योजना में अपने आप को इनरोलमेंट कराना चाह रहा है या कर रहा है, तो उसको कितने साल तक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 18 साल के व्यक्ति को यदि इस प्रीमियम के इस एपीवाई में इनरोलमेंट कर रहा है तो उसे जो है 60 साल की उम्र तक प्रीमियम देना पड़ेगा। 60 साल की उम्र तक, 60 साल नहीं, 60 साल की उम्र तक। तो 60 में से आप माइनस करिए 18, टोटल उसे जो प्रीमियम पे करना होगा वो 42 ईयर्स करना पड़ेगा। ठीक है। अब यही कोई व्यक्ति है जो 40 साल की अवस्था में इसमें एंट्री ले रहा है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, उसे भी 60 साल की उम्र तक करना पड़ेगा। तो 60 में से 40 निकाल दीजिए,
टोटल उसे 20 साल तक पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें इनरोलमेंट करने के बाद 20 साल तक इसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ और सामने निकल के आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वो एपीवाई के थ्रू अपने एपीवाई का सब्सक्राइबर बन रहा है तो उसे मिनिमम 20 साल का प्रीमियम देना ही पड़ेगा। मतलब 20 साल तक इसको जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर वो 60 साल के बाद अपना ओल्ड एज पेंशन, गारंटी ओल्ड एज पेंशन चाहता है तो मिनिमम 20 साल का इसमें कैपिंग हो गई है। अब आगे चलते हैं इसमें कि एक 18 साल का व्यक्ति 42 साल तक दे रहा है और 40 साल का व्यक्ति 20 साल तक दे रहा है। तो इसका जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो टोटल एज और ड्यूरेशन के ऊपर डिसाइड होता है। जैसे जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा है उसका प्रीमियम कम हो जाता है, जिसका प्रीमियम ड्यूरेशन कम है उसका प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि पैसा उसे उतना ही जमा करना पड़ता है, ठीक है। जो 42 साल में जमा करेगा उसको भी उतना ही अमाउंट जमा करना पड़ता है, जो 40 साल की उम्र में एंट्री ले रहा है और जो 20 साल तक जमा करेगा उसको भी उतना ही जमा करना पड़ता है। तो ये भी मेरे हिसाब से लगभग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन से व्यक्ति किस उम्र में ले रहा है और उसे कितना जमा करना पड़ रहा है, उस ड्यूरेशन का कोई अंतर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति है जो इसको ले रहा है, इसका सब्सक्राइबर बन रहा है, तो उसको इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा। एक्चुअली यदि राम मान के चलते हैं कि राम एक व्यक्ति हैं और उन्होंने इसमें सब्सक्राइबर बन गए और उन्हें 1000 रुपये पर मंथ का प्रीमियम चाहिए, 1000 पर मंथ का उन्हें पेंशन चाहिए। तो उन्होंने जो भी इनरोलमेंट जिस ईयर में किया था उस ईयर से उनका स्टार्ट हो गया प्रीमियम जाना, इसका कंट्रीब्यूशन जाना स्टार्ट हो गया और ये 60 साल के एज तक कंट्रीब्यूशन गया। अब जो भी कंट्रीब्यूशन गया उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जैसे ही उनका 60 साल की एज कंप्लीट होती है उनका ओल्ड एज पेंशन स्टार्ट हो जाता है बैंक के तरफ से, उसी खाते में आना स्टार्ट होगा जिस खाते से प्रीमियम कट रहा था। तो ऐसा नहीं है कि उनको बैंक जाके अलग से लाइन लगा के क्यू लगा के और पैसे लेने होंगे, नहीं। उनके खाते में हर महीने 1000 रुपये का अगर उन्हें सब्सक्राइबर हैं तो 1000, अगर वो 2000 के सब्सक्राइबर हैं तो उनको 2000, ऐसे ही अगर वो 5000 के सब्सक्राइबर हैं तो उनको 5000 हर महीने उनके खाते में क्रेडिट होने लगेगा। अब आगे चलते हैं। अगर सपोज डेट वो 70 साल तक जीवित रहे, मतलब कि 60 साल से स्टार्ट हुआ और 70 साल में वो एक्सपायर हो गए, तो एक्सपायर होने के बाद जब उनकी स्पाउस मतलब कि पत्नी अगर हैं तो पत्नी को प्रीमियम जो है कंटिन्यू होगा, उनके वाइफ को प्रीमियम कंटिन्यू वो पेंशन कंटिन्यू होगा और उनके वाइफ को लगातार मिलता रहेगा जब तक वो जीवित रहती हैं। अगर सपोज मान के चलते हैं कि वो भी 70 साल तक जीवित रहीं, चाहे 80 साल तक जीवित रहीं, तो उन बीच ड्यूरेशन यदि वो 10 साल तक जीवित रही तो 10 साल उनको भी प्रीमियम मिला, तो उनको भी 1000 रुपये का प्रीमियम कंटिन्यू उनको मिल रहा है। इसके साथ ही जब उनका देहांत हुआ, जब वो एक्सपायर हुई, तो जो भी पेमेंट इन्होंने जमा किया था वो पेमेंट जो है बैंक उनके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब उनके नॉमिनी को दे देता है। तो इसमें क्या है कि स्पाउस भी कवर्ड हैं और जो पेमेंट आप जमा किए हैं वो आपके नॉमिनी को भी मिल जाता है। तो आपका बुढ़ापा भी कवर हो गया और आपके बच्चों के लिए एक अच्छी सेविंग भी हो गई। अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक और भी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या बैंक भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। ये हर बार पूछा जाता है जब भी कोई भी इनरोलमेंट सब्सक्राइबर जब मेरी बात होती है तो उसका यही क्वेश्चन होता है कि क्या जब हम इस सब्सक्राइबर बन रहे हैं, जो पेमेंट हम जमा कर रहे हैं, इस पेमेंट में क्या सरकार का भी कुछ सहभागिता है। तो जी हाँ, इसमें सरकार का भी सहभागिता है। एक्चुअली इसमें जो भी आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं, सपोज दैट 1 साल के अंदर आपने जो प्रीमियम जमा किया उसका 50% या 1000, मतलब 1000 या जो भी प्रीमियम आपने जमा किया है उसका 50%, दोनों में से जो सबसे कम अमाउंट होता है वो सरकार जो है हर साल आपको कंट्रीब्यूट करती है। आपके जो भी अकाउंट होता है उस अकाउंट में उसका सहभागिता होता है सरकार का। इसमें क्या है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी प्रीमियम आपने पे किया 1 साल के दौरान उसका 50% या 1000, इसमें से जो मिनिमम अमाउंट होता है वो सरकार जो है सहभागिता इसमें करती है, सरकार का को कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। अब एक एज फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, कोई एक व्यक्ति है जो साल में 2200 रुपये जमा कर रहा है, सपोज दैट 2200, तो 2200 का 50% 1100 रुपये हो गया। और यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अनुसार या तो 50% या 1000, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो 50% 1100 रुपये है और वैसे 1000 है, तो जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगा वो 1000 रुपये करेगा। अब दूसरे स्तर पे चलते हैं इसमें कि यदि सपोज दैट
कि कोई जो है CSP कोई जो है अपना सब्सक्राइबर यदि 1200 रुपये साल का जमा कर रहा है, तो 1200 रुपये यदि जमा कर रहा है तो उसका 50% मतलब कि आप लेके चलिए 600 रुपये बना। और वैसे 1000 रुपया गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम 1000 या 50%, तो 50% आपका 1000 से कम हुआ, 600 रुपया हुआ, तो 600 रुपया उसमें गवर्नमेंट जमा करेगी। तो ये भी मुझे लग रहा है कि अब क्लियर हो गया होगा कि APY के इनरोलमेंट में गवर्नमेंट की भी सहभागिता है, और वह सहभागिता आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है, या मिनिमम 1000 रुपये, जो दोनों में से मिनिमम होता है वो जो है गवर्नमेंट आपको आपके उसमें प्रीमियम में सहभागिता देती है। अब आगे चलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना को लिया हुआ है और वो कैरी नहीं कर पा रहा है तो क्या हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो है अटल पेंशन योजना के थ्रू इनरोलमेंट है और इनरोलमेंट होने के बाद वो कैरी नहीं कर पा रहा है, तो उस सिनेरियो में उसको क्या करना होगा। तो उसमें ये है कि उसे पेनाल्टी लगेगा। यदि वो 100 रुपये से लेके अप टू 100 रुपये तक का अगर उसका प्रीमियम जाता है पर महीने का, तो उसे 1 रुपये पेनाल्टी के रूप में लगेगा। यदि 101 रुपये से लेके 500 रुपये तक का उसका प्रीमियम जाता है, तो उसको 2 रुपये पर महीने के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा। यदि उसका प्रीमियम 501 रुपये से लेके और 1000 रुपये तक जाता है, तो उसको 5 रुपये पर मंथ के हिसाब से पेनाल्टी देना होगा। सेम सिचुएशन यदि उसका प्रीमियम 1000 वो 1 से लेके और जो भी अमाउंट बनता है वो जाता है, मतलब 1000 से ऊपर जाता है, तो उसको पर महीने 10 रुपये का पेनाल्टी लगेगा। ये जो है पेनाल्टी आप जैसे ही खाते में पेमेंट जमा करते हैं, पेनाल्टी के साथ ये पैसा आपको डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें अलग से ये नहीं है कि आपको अलग से पेनाल्टी जाके भरना होता है। जैसे ही खाते में आपके पैसा आता है, वो प्रीमियम और पेनाल्टी की राशि ऑटोमेटिक आपके खाते से डिडक्ट हो जाती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन कि यदि हम इसको कैरी नहीं करना चाहते हैं, यदि कोई सब्सक्राइबर इसको कैरी नहीं करना चाहता है, उस अवस्था में उसे क्या करना होगा। बहुत ही सिंपल है। यदि वो व्यक्ति या सब्सक्राइबर इसको कैरी नहीं करना चाह रहा है, उसे कोई इमरजेंसी पड़ गई है या कोई XYZ कोई ऐसा रीज़न आ गया है जिसकी वजह से ये बंद करना चाह रहा है, तो कुछ नहीं करना है। इसमें एक नॉर्मल फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के अपने ब्रांच को जमा कर देना है, या जहाँ अभी किसी CSP सेंटर के थ्रू आपने इसको कराया है वहाँ पे जाके और क्लोजर का ऑप्शन चूज करके वहाँ पे फिंगर लगा के उसको क्लोज करा लेनी है। तो इसका क्लोजर भी बहुत ही आसान है। तो ये APY का टोटल डिटेल है। इसके अलावा भी यदि आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम सारी चीज़ें इसको भी क्लियर करेंगे।